स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इस समय दुनिया भर में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आया है और जिसके अंदर बताया गया है कि 2023 में मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी टीम जो है वो 100% कोई भी कभी चीज़ नहीं कहेगी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट निकाली है उसके अंदर लगभग कह दिया है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आएगा। ये आप देख सकते हो, वर्ल्ड बैंक वार्न्स ऑफ ग्लोबल रिसेशन इन 2023 एमिड इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो यहां पर क्या कारण बताए गए हैं, सॉल्यूशंस क्या कोई बताया गया है, भारत को लेकर क्या चीजें हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। डिटेल से बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास एक बड़ा ही अच्छा मौका है, क्योंकि 30 सितंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। मान लीजिए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिनको सैटरडे और संडे ही क्लास करनी है, तो वो हमारा वीकेंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अगेन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और ये सारी चीजें सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएंगी अगर आप वेबसाइट और ऐप पर जाते हैं एंड कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। अब इसके अंदर आप देख सकते हो लाइव क्लास, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एक मेंटरशिप भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाओगे, देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा ये आप देख सकते हो, रिस्क ऑफ ग्लोबल रिसेशन इन 2023 राइजेज एमिड साइमल्टेनियस रेट हाइक। अब देखो होता क्या है, भारत के अंदर भी आपने देखा होगा कि मान लो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, हमारी सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ये क्या करती है, सिंपल सी बात है, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है तो रिसेंटली आपने देखा होगा जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर आरबीआई ने क्या किया, जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया। मतलब कि देश के अंदर जो लेंडिंग रेट है, जो जिस रेट पर बोरो किया जाता है, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, बिजनेसेस जो लोन लेते हैं, उन सबका रेट क्या है, वो बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है, सिंपल सा चीज है, क्योंकि जब तक यहां पर रेपो रेट नीचे था तो लोग बहुत बोरो कर रहे थे, पैसा काफी ज्यादा आ गया था, लिक्विडिटी बढ़ गई थी मार्केट में। अब उसको कम करना चाहते हैं, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा है तो डिमांड करते हैं, जाहिर सी चीज है, और उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि सप्लाई तो उतना ही है। और इसी को देखते हुए यहां पर वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में जिस प्रकार से सभी सेंट्रल बैंक, जी हां, दुनिया भर में जिस प्रकार से सभी सेंट्रल बैंक एक साथ यहां पर रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, पॉलिसी रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, रेपो रेट भारत के अंदर कह लीजिए, तो इसको जिस प्रकार से इंक्रीज किया जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन को टैकल किया जाए, लेकिन इसका एक नेगेटिव प्रभाव यह पड़ेगा कि रिसेशन आएगा 2023 में। मोस्ट प्रोबेबली हम ग्लोबल रिसेशन में चले जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी आपने ये चीज पढ़ा होगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो यहां पर रेट्स को ऊपर किया जाता है, लेकिन जब रेट ऊपर करते हैं मतलब कि आप पहले जो बोरो करना चाहते थे अब आप वो बोरो नहीं करोगे। अब बोरो नहीं करोगे तो आप खर्च नहीं करोगे, खर्च नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या है, प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब तक लोग खरीदेंगे नहीं, डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी नीचे चली जाएगी। तो दुनिया भर में एक्चुअली यही हो रहा है कि सभी सेंट्रल बैंक रेट्स को बढ़ा रहे हैं, और जिस प्रकार से रेट बढ़ाया गया है पिछले 5 दशक में, पिछले 50 सालों में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। और यही यहां पर वर्ल्ड बैंक कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी है कि नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली यहां पर रिसेशन आ जाएगा। अब देखिए यहां पर वर्ल्ड बैंक ने एक और चीज कहा है अपने रिपोर्ट के अंदर कि जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही हैं, और जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही हैं वो अभी सफिशिएंट नहीं रहेगा। मतलब कि सेंट्रल बैंक्स के द्वारा अलग अलग कदम लिए जा रहे हैं, पॉलिसी एक्शंस लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सब भी इनसफिशिएंट है। मतलब वर्ल्ड बैंक इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन आ रखा है दुनिया भर में, इसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने क्लियर संकेत दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो 2021 का अगर आप एवरेज निकालोगे तो जो पॉलिसी रेट था ना, जो रेपो रेट हम जिसको कहते हैं भारत के अंदर, तो वो आपका 2% से भी नीचे था, मतलब काफी कम था। लोग बोरो कर सकते थे इजीली और उसको खर्च करते थे, इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहां पर 4% होने जा रहा है, जो रेपो रेट है वो डबल से भी ज्यादा होने जा रहा है। तो लोग अब यहां पर
कम खर्च करेंगे। अब देखिए मैं ग्लोबली बता रहा हूं, भारत में देखोगे तो आप ऑलरेडी ये 5% को क्रॉस कर गया है, रेपो रेट आपने देखा होगा, और ये आगे आने वाला जो एमपीसी वाला जो मीट होगा उसमें फर्दर इसको इंक्रीज किया जाएगा। तो रिपोर्ट्स के अंदर बेसिकली यही कहा जा रहा है कि अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम सप्लाई डिसरप्शंस पर ध्यान नहीं देंगे, जो सप्लाई साइड है उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तब तक इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। लेबर मार्केट पर जब तक जो प्रेशर सबसाइड नहीं होगा, वो जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। एंड दोज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस कुड लीव द ग्लोबल कोर इन्फ्लेशन, और जो इन्फ्लेशन है 2023 में वो 5% के ऊपर ही रहने वाला है। देखिए मैं ग्लोबल एवरेज की बात कर रहा हूं, भारत के लिए तो क्या है, हम तो चाहते हैं कि 4% एवरेज रहे, 2% से 6% के बीच में, लेकिन भारत में भी इन्फ्लेशन कितना चल रहा है इस समय, 7-8% तक चला गया है। ये तो मैं आपको सीपीआई की बात कर रहा हूं, होलसेल प्राइस इंडेक्स तो पता नहीं कितना 15%, 17% तक चला गया था। तो इस तरह से ये जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है वो पूरी दुनिया भर में जारी रहेगा। ऑल्दो यहां पर भले ही आप इंटरेस्ट रेट को कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन आपके मन में यही आएगा ना कि तो सर सोल्यूशन क्या है इसका? तो देखो इसका सोल्यूशन आपको जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, डेविड मलपास, उनके स्टेटमेंट में मिलेगा। उनका देखो, जो डेविड मलपास है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और यह कहा कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता है कि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स एक्शन ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। जो रिसेशन होने वाला है आगे आने वाले समय में, इसका एक लंबा इंपैक्ट होगा और इसका सबसे बुरा प्रभाव ये डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर पड़ने वाला है। जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लोग रह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कोविड के दौरान क्या हुआ था कि अचानक से हमें यह देखने को मिला बहुत से लोग वापस से गरीबी रेखा के नीचे चले गए थे, क्योंकि जॉब लॉस हो रहा था, नौकरियां नहीं मिल रही थी, जीडीपी नीचे जा रही थी, रिसेशन आ गया था। तो वो आपको उस समय देखने को मिला, लेकिन ये वाला जो रिसेशन आने वाला है इसका और बहुत लंबा इंपैक्ट होने वाला है। तो यहां पर डेविड मलपास का देखो सजेशन ये है, कहना ये है कि हमें अगर लो इन्फ्लेशन लाना है तो इसकी वजह से हमें यहां पर करेंसी स्टेबिलिटी एंड फास्टर ग्रोथ लाना होगा। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा फ्रॉम रिड्यूसिंग कंजम्पशन टू बूस्टिंग प्रोडक्शन। अब समझो यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, उनका यह कहना है कि सेंट्रल बैंक्स अभी क्या कर रही हैं, रेट्स को बढ़ाती जा रही हैं, बढ़ाती जा रही हैं, बढ़ाती जा रही हैं, रेपो रेट्स को, राइट। इससे क्या हो रहा है, वो लोग क्या चाह रहे हैं कि लोग कम खर्च करें, कंजम्पशन कम करें, ताकि ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। ये इस समय स्ट्रैटेजी चल रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का कहना है कि हमें इस पे फोकस ना करके, हम रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, इस पे फोकस ना करके हमें फोकस कहां करना चाहिए, सप्लाई बढ़ाने में करना चाहिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने में करना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट है वो जब तक सरकार नहीं करेगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं लाएगी, कैपिटल एलोकेशन नहीं करेगी, अदरवाइज ये हमारे ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। और ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी हिस्टोरिकल इंडिकेशन अभी देखने को मिल रहा है वो साफ साफ दर्शा रहा है कि 1970 के बाद से पहली बार इस तरह से सेंट्रल बैंक जो हैं जो रेट बढ़ा रहे हैं, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये क्लियर कट संकेत है दोस्तों। आई होप कि यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा चीजें कि ग्लोबल रिसेशन लगभग तय है, 2023 में ये आने वाला है। क्वेश्चन ये है कि भारत कहां पर खड़ा है। यहां पर मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था मिंट का, और इसमें मुझे मिला कि इंडिया मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट। कहने का मतलब यह है कि लास्ट मंथ आपने देखा होगा जो जीडीपी का आंकड़ा आया है पहला क्वार्टर का, अप्रैल टू जून का, इसमें कितना है जीडीपी भारत ने एक्सपीरियंस किया है 13.5%। ऑल्दो आप देखोगे तो बहुत से लोगों का कहना था कि ये और होना चाहिए था, 15% होना चाहिए था, लेकिन स्टिल 13.5% है। और भारत ने ऑलरेडी ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में भारत की इकोनॉमी सेट है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम यहां पर और भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। 2027 आते आते तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, फिर 2030 आते आते जापान को पीछे छोड़ देंगे। और इनफैक्ट जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है माइकल पात्रा, उनका एक रिसेंटली स्पीच आया था और उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि भारत एक इमर्जिंग रोल प्ले करने वाला है। अगर हम विश्व के ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो चाइना तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अगर हम देखें तो भारत एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखोगे जो हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स है उसके माध्यम से हम ग्रो करते हैं। अगर मान लो विश्व भर में कोई रिसेशन आता भी है, बहुत बड़ा इंपैक्ट आता भी है, तो उसका असर भारत के
के ऊपर भी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, क्योंकि हम जिस तरह की इकोनॉमी में है, जिस तरह का नेचर है हमारे इकोनॉमी का, भारत का, हम उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप देखो इस समय तो विश्व भर की जितनी जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी है, उसमें चाइना का शेयर 18% है, यूएस का शेयर 16% है, भारत का शेयर लगभग 7% के आसपास है। और ये इस समय हो रहा है जब ग्लोबल इकोनॉमी नेगेटिव हेडविंड से गुजर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा फूड और एनर्जी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो भी वॉर चल रहा है उसकी वजह से। चाइना के द्वारा जीरो कोविड स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, यूक्रेन वॉर में इसकी वजह से अलग प्रॉब्लम, टेंशंस चल रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी रिजिलियंट है पार्टली बिकॉज गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन किए गए हैं, कई सारे हमने यहाँ पर पॉलिसीज अपनाई है, और हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक है, जिसकी वजह से हम आगे आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, हमें सीरियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो एक पॉलिसी एफर्ट होता है वो सस्टेन तरीके से होते रहना चाहिए, वो लगातार होते रहना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि जो अभी अचानक से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है जीडीपी में, वो सिर्फ पोस्ट कोविड बाउंस बैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो बेस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। अगर हमें सस्टेन करना है तो यहाँ पर हमारा पॉलिसी एफर्ट लगातार होना चाहिए और सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि चाइना जो है वो फेवर से हटता जा रहा है। पहले हर कोई देश चाइना में जाकर प्रोडक्शन करना चाहता था, क्योंकि चाइना उस तरह की चीजें ऑफर करता था, लेकिन अब चाइना को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज हटना चाह रही हैं, तो भारत को इसका फायदा उठाना है। बेसिकली यहां पर यह कहना है, इन्वेस्टर जो हैं वो नए वेन्यूज को तलाश रहे हैं, और इंडियन पॉलिसी मेकर्स को बोल्ड एनफ डिसीजंस लेने होंगे ताकि हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। इसके अलावा यहां पर जियोपॉलिटिकल को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि भारत एक स्वीट स्पॉट में है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया भारत को लेकर, अभी जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि इंडिया जो है वो क्लियर तरीके से रशिया को डांटे, रशिया को बोले, क्रिटिसाइज करे कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। डायरेक्टली हमने कुछ भी नहीं बोला, हमने बस यही कहा कि वॉर नहीं होना चाहिए और इसको बातों से सुलझाया जाए। ठीक है, हमने रशिया के ऊपर डायरेक्टली कोई अटैक नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वेस्टर्न कंट्रीज भारत के साथ काम करना चाहती हैं। वेस्टर्न मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर आप देखोगे तो भारत को लेकर बहुत सी नेगेटिव खबरें आ रही थी, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न गवर्नमेंट को पता है कि उनको भारत को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अगर वो एशिया के अंदर चाइना, रशिया को अगर टैकल करना चाहते हैं तो भारत के बिना वो नहीं कर सकते, और इसीलिए भारत एक जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट में है। भारत का आपने देखा होगा हम रशिया के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, और चाइना के साथ एक अलग टेंशन हमारा बना हुआ है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है कि भारत एक जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट में है, लेकिन हमें इससे फायदा उठाने की जरूरत है। कंक्लूजन यही निकलता है कि पास्ट में भी इस तरह के हमारे पास मौके मिले थे, लेकिन हमने उसको गवा दिया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब हमें इसको फायदा उठाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो वर्ल्ड बैंक यहां पर ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहा है, उसका फिर हमारे ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, लेकिन हमें इसको ना देखते हुए यहां पर फायदे उठाने की जरूरत है, ऐसा ये पूरा कंक्लूजन निकलता है। तो लेट्स सी किस तरह से चीजें टर्न आउट होंगी, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो इकोनॉमी के अंदर चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बता सकते हो कि अगर आरबीआई चाहती है कि कैपिटल आउटफ्लो ना हो, मान लो अभी भारत से बहुत सारा डॉलर बाहर जा रहा है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा भारत से बाहर ले जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, करेंसी डेप्रिसिएशन जो हो रहा है इस समय, उसको रोकने के लिए मोस्ट पॉसिबल एक्शन क्या लिया जा सकता है आरबीआई के द्वारा? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अगर आपको करनी है, देन यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, और ये कोर्स के अंदर सिर्फ 19,000 में आप एनरोल करा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।